ऑर्डिनरी चीज़ भी पल भर में जानलेवा बन सकते हैं। लेबनान में सितंबर 17, 2024 की एक शांत दोपहर थी, जिसे बिल्कुल अनरिमार्केबल होना चाहिए था। लेकिन लोकल टाइम ठीक 3:30 बजे हवा फट गई। बूम की आवाज़ से नहीं, बल्कि एक और ज़्यादा घिनौनी चीज़ से, जेबों से, बेल्ट से, घरों और पब्लिक जगहों से 90s का एक भूला हुआ पुरानी चीज़ दहशत की सिमड़ी में जल उठा। पेजेस, हज़ारों पेजेस। अचानक वो सिर्फ बीप नहीं कर रहे थे, वो फट रहे थे। बेरूट की गलियां तुरंत एम्बुलेंस की न रुकने वाली चीख में डूब गई। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट मेडिकल सेंटर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने स्टाफ ने इसे मास कैजुअलिटी इवेंट घोषित कर दिया। फैमिली मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर दौड़कर एक अनइमेजिनेबल विनाश के सीन में पहुंचे, जहां 3 घंटे में 200 से ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड लोगों का इलाज किया गया। एक डॉक्टर ने इंटरव्यू में बताया, यह ऑर्गेनाइज्ड केओस था। इतने बड़े स्केल इंजरी के बावजूद पेशेंट्स ने रिमार्केबल कमाल का संयम दिखाया। कोई पैनिक नहीं, बस शांत प्रार्थना और सहन शक्ति। लेबनान की रेसिलियंस का सबूत। बैंकिंग फेलियर्स, फ्यूल शॉर्टेजेस और प्रोफेशनल्स का देश छोड़ने के सालों बाद भी नर्सेस, फार्मासिस्ट, यहाँ तक कि हाउस कीपर्स ने भी आसानी से कोऑर्डिनेट किया। डॉक्टर ने बोला, उन्हें 40 साल का एक आदमी याद है। उसके हाथ से खून बह रहा था, उंगलियां लटक रही थी, उसकी आंख में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट घुसा हुआ था। शाम तक लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने डरावने आंकड़े अपडेट किए। 11 लोगों का मौत, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे, और 4000 से ज़्यादा घायल। इनमें से 400 से ज़्यादा इंजरीज क्रिटिकल थे। हाथ, चेहरा, आंखें, ग्रोइन, ये थे प्राइमरी टारगेट्स। अरब देशों ने तुरंत मदद की पेशकश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। हिजबुल्लाह के सदस्य, सिविलियंस, यहाँ तक कि ईरानियन एम्बेसडर भी प्रभावित हुए थे। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वेपन था। द डे द पेजेस एक्सप्लोडेड, चौधराई, घुसपैठ और इमेंस ह्यूमन सफरिंग की एक कहानी, जहां एक डिवाइस जिसका मतलब सिंपल कम्युनिकेशन था, वो मौत का मीडिएटर बन गया। और ऐसे इवेंट्स की सीरीज़ शुरू की जिसने मिडिल ईस्ट में पावर की नींव हिला दी। लेकिन उस दिन को समझने के लिए हमें पहले उस फोर्स को समझना होगा जिसे टारगेट किया गया था, और उस संघर्ष को जिसने उसे सालों में तैयार किया। लेबनान की बेक्का रीजन की छायादार वादियों में आर्टिलरी फायर की गूंज और इन्वेडेड टाउन्स के मलबे के बीच 1980s की शुरुआत में एक नई शक्ति का जन्म हुआ। एक ऐसी शक्ति जिसने आने वाले कई दशकों तक मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड। लेबनान का सिविल वार 1975 में शुरू हुआ, एक सांप्रदायिक बारूद का ढेर जो क्रिश्चियंस, सुन्नीस, शिये और पैलेस्टीन के बीच टेंशन से भड़क उठा। 1980s की शुरुआत तक साउथर्न लेबनान पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोरिल्ला अटैक्स के लिए इसराइल पर एक लॉन्च पैड बन गया था। इसराइल ने इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए 6 जून 1982 को ऑपरेशन पीस ऑफ गलील लॉन्च किया गया। इसराइल फोर्स उत्तर की ओर बढ़ी, जून के मध्य तक बेरूट पहुंच गई और शहर को घेरकर पीएलए को खाली करने पर मजबूर कर दिया। इस इन्वेशन के बाद हज़ारों सिविलियंस की मौत हुई, जिनमें सितंबर 1982 का इनफेमस सबरा एंड शाटिला शामिल था। इस ऑक्यूपेशन ने लेबनान की शिया कम्युनिटी को गैल्वनाइज किया, जो देश की सबसे बड़ी लेकिन सबसे कम सर्व्ड सेक्ट थी। लोकल एलाइट्स और फॉरेन इन्वेडर्स दोनों से परेशान महसूस करते हुए कई शियस रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ गए। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट दिया, जिसमें इस्लामिक गवर्नेंस और एंटी इंपीरियलिस्ट रेसिस्टेंस की मांग की गई। जब इसराइली टैंक्स अंदर घुसे तो शिया क्लरिक्स और मिलिटेंट्स के एक ग्रुप ने मॉडरेट अमल मूवमेंट से असंतुष्ट होकर एक सादा मिलिटेंट पाथ चुना। ईरान के एम्बेसडर अली अकबर मोहताशमीपुर ने एक शिया गोरिल्ला फोर्स बनाने की प्रस्ताव रखा। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की निगरानी में बेक्का वाली में 200 से 300 यंग मैन की सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू हुई। 1982 के आखिर तक हिजबुल्लाह एक यूनिफाइड एंटिटी के रूप में एकजुट हो चुका था, भले ही वो 1985 तक सीक्रेसी में ऑपरेट करता रहा। इसका जन्म इन्वेशन के तुरंत बाद हुआ, 1982 की गर्मी से पतझड़ तक, जब अलग अलग शिया ग्रुप्स ईरानियन संरक्षण के तहत मर्ज हुए। इसका क्यों मल्टीफेसेटेड था?
इसराइली प्रिजनर्स को निकालना, यूएस और फ्रांस की वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस का मुकाबला करना, सिविल वार में मार्जिनलाइज्ड शिये को एम्पावर करना और आयतुल्ला खमेनी के रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को एक्सपोर्ट करना। हिजबुल्लाह के फाउंडर्स ने इन्वेशन को सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि आइडेंटिटी का भी मौत का खतरा माना और जेरूसलम को लिबरेट करने और लेबनान में इस्लामिक रिपब्लिक स्थापित करने की कसम खाई। यह कैसे स्ट्रैटेजिक फॉरेन सपोर्ट से जुड़ा था? ईरान की IRGC ने फंडिंग दी, साथ ही हथियार और ट्रेनिंग, जिसे हिजबुल्लाह तेहरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में स्थापित हुआ। सीरिया हाफिज अल असद के तहत ने लॉजिस्टिक में मदद की, जिसका मोटिवेशन एंटी इसराइल रियल पॉलिटिक और अमल के साथ राइवलरी थी। की फिगर्स उभर कर सामने आई। अब्बास अल मुसवी पहले सेक्रेटरी जनरल के रूप में, इमाद मुखानी मिलिट्री चीफ के रूप में और हसन नसरल्लाह एक 22 साल का क्लरिक एक राइजिंग स्टार के रूप में, सुबी अल तुफैली और नईम कासिम ने भी फाउंडेशनल रोल्स निभाए। रिक्रूट्स को गोरिल्ला टैक्टिक्स, बॉम्बिंग्स और आसमान युद्ध में ट्रेन किया गया, जिन्होंने मॉस्क्स और कम्युनिटी टाइज के जरिए एक नेटवर्क बनाया। 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना ओपन लेटर मैनिफेस्टो जाहिर किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति एलिजियंस जताई गई, इसराइल के विनाश की मांग की गई और ईस्ट वेस्ट सुपर पावर्स को रिजेक्ट किया गया। इस डॉक्यूमेंट ने उसकी आइडियोलॉजी को औपचारिक रूप दिया। शिया एम्पावरमेंट, एंटी ज़ायोनिज्म और इस्लामिस्ट गवर्नेंस, हालांकि बाद के इटरेशंस जैसे 2009 में इस्लामिक स्टेट की मांग को थोड़ा सॉफ्टन किया गया ताकि डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी पर जोर दिया जा सके। डेकेड्स लेटर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का यह संघर्ष एक ड्रामेटिकली मॉडर्न और भयंकर मोड़ लेगा। फरवरी 2024 में हमास के अक्टूबर 7, 2023 के हमले और उसके बाद गाज़ा वार के दौरान इसराइल के साथ एस्केलेटिंग बॉर्डर पर बढ़ते सीमा विरोधों के बीच हसन नसरल्लाह ने एक स्टार्क वार्निंग जारी की। नसरल्लाह ने पब्लिक में अपने फाइटर से सेलफोन छोड़ने की अपील की, उन्हें इसराइल स्पाइस बताया जो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकते हैं और असासिनेशन टूल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यह एक चिल्लिंग रेफरेंस था। 1996 में हमास बॉम्ब मेकर यहिया अय्याश की एक्सप्लोडिंग फ़ोन के जरिए किया गया था। इसकी जगह उन्हें पेजर्स की वकालत की, सिंपल वन वे मैसेजिंग डिवाइस जिनमें GPS, इंटरनेट कनेक्टिविटी या सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं था, जिसे उन्हें हैक करना या ट्रैक करना मुश्किल था। इस बदलाव के मकसद हिजबुल्लाह की ऑपरेशन सिक्योरिटी को सुरक्षित करना था। हिजबुल्लाह हमास के साथ एकजुट होकर नॉर्थर्न इसराइल में रॉकेट डालने लगा था, जिसे 60,000 से ज़्यादा इसराइलीज डिस्प्लेस हुए और इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन स्ट्राइक्स शुरू हो गई। लेकिन यह सीमिंगली लो टेक सॉल्यूशन क्लैंडस्टाइन वारफेयर के नए फेज का दरवाज़ा बन गया। नसरल्लाह को बिन बताए पेजर्स की तरफ यह बदलाव सीधे इसराइल के हाथों में चला गया। इसराइली इंटेलिजेंस ने सालों पहले ही ऐसा मूव का एंटिसिपेशन कर लिया था। 2015 की शुरुआत में ही मोसाद और इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अमन ने पेजर्स को हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी के रूप में पहचान लिया था। 2022 तक उन्होंने इससे फ़ायदा उठाने के प्रयास तेज कर दिए। फॉर्मर मोसाद एजेंट ने 2024 के CBS इंटरव्यू में बताया कि इस साइंस अभियान की ब्लूप्रिंट 2014 की आसपास शुरू हुआ था, पेजर्स से नहीं बल्कि वॉकी टॉकी से। यह VHF मॉडल्स जैसे कि ICOM IC-V82 सावधानी से बदले गए थे, जिसमें पैटर्न एक्सप्लोसिव उनकी बैटरीज में छुपा दिए गए थे, जो एक्सरे से भी पकड़ में न आने वाले थे। कई शेल कंपनीज के जरिए हिजबुल्लाह को 16,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचे गए, जिनमें मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए वाइटल ऑर्गन्स के आसपास टैक्टिकल वेस्ट में ही फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2022 तक जब हिजबुल्लाह में पेजर्स का इस्तेमाल बढ़ा, मोसाद ने पिवट किया। उन्हें ताइवान की गोल्ड अपोलो से होने वाली खरीदारी का पता चला और उन्होंने सप्लाई चेन के बीच रोक लिया। यहीं से शेल कंपनीज का भूलभुलैया जैसा असल में शुरू हुआ। मोसाद ने हंगरी में BSc कंसल्टिंग को एक फ्रंट मास्क के रूप में स्थापित किया, जिसे क्रिस्टियाना बर्सोनी चला रही थी, जिन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी थी। बाद में हंगेरियन अथॉरिटीज़ को वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। BSc कंसल्टिंग ने फिर AR-924 पेजर्स डिज़ाइन का लाइसेंस लिया। हर डिवाइस में 1 से 3 ग्राम के बीच पैटर्न एक शक्तिशाली प्लास्टिक एक्सप्लोसिव
एक्सपर्टली कंसील्ड किया गया था लिथियम बैटरी के बगल में। उसमें एक रिमोट डिटोनेशन स्विच भी फिट किया गया था। यह मॉडिफिकेशंस स्टैंडर्ड इंस्पेक्शंस के दौरान अनडिटेक्टेबल थे। पेजेस नॉर्मली फंक्शन करते थे। इस चार्ज को टेस्ट डमीज का उपयोग करके कैलिब्रेट किया गया था ताकि यह प्राइमरी होल्डर को ही नुकसान पहुंचाए। इस चाल को बचने के लिए इसराइल ने एलाबोरेट डिसेप्शन टैक्टिक्स का उपयोग किया। उन्होंने फेक यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट बनाए जो पेजर्स को रोबस्ट, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और लंबी बैटरी लाइफ वाला बताते थे। यूरोप में शेल कंपनीज ने शोरूम्स और मार्केटिंग मटेरियल सेटअप किया ताकि क्रेडिबिलिटी बनाई जा सके। उन्होंने ट्रस्टेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया और फ्री अपग्रेड्स दिए। यह सुनिश्चित किया कि हिजबुल्लाह बल्क में खरीदे। लगभग 5000 पेजर्स 2024 के मध्य तक खरीदे गए। नसरल्लाह की चेतावनी के बाद शिपमेंट्स तेज हो गई, जिसमें 2022 की गर्मियों में छोटे बैचेस शामिल थे। फोरेंसिक एनालिसिस ने बाद में सप्लाई चेन में टैम्परिंग का खुलासा किया, जो शायद यूरोप के एक पोर्ट पर 3 महीने का लेओवर के दौरान हुआ था। हमारी कहानी हमें वायनाड, केरला के लश लैंडस्केप तक ले जाती है, जहाँ रिंसन जोस का जन्म 1985-88 के आसपास एक मॉडेस्ट फैमिली में हुआ था। 2020 तक जोस नॉर्वे में डीएन मीडिया ग्रुप में कस्टमर जर्नी एंड सीआरएम लीड के रूप में शामिल हो चुका था। यह रोल एस्पेनर से बहुत दूर था। फिर भी 2022 में उसने बल्गेरिया में नोर्टा ग्लोबल लिमिटेड की स्थापना की। ओस्लो में बल्गेरिया कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट साइन किए। बल्गेरिया ही क्यों? एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इसका बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और ईयू एक्सेस इसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आइडियल बनाता था। लेकिन नोर्टा एक लो प्रोफाइल एंटिटी के रूप में ऑपरेट करती थी। केरला में उसके घर पर शान और शौकत का कोई निशान नहीं थे। उसका परिवार ने हाल ही के सालों में ज़मीन का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। ऐसे यूरोप तक माइग्रेशन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है और लेजिटिमेट बिजनेस भी अनजाने में ग्रे एरियाज में प्रवेश कर सकते हैं। शेल कंपनीज अक्सर लेयर्ड होती है। नोर्टा की इन्वॉल्वमेंट, जिसे बल्गेरिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स ने क्लियर कर दिया, यह शिपिंग या फाइनेंसिंग में फैसिलिटेटर हो सकता था, लेकिन सबोटेज की नॉलेज के बिना। लेबनीज सोर्स का आरोप है कि एक्सप्लोसिव मोसाद ने शुरुआती सप्लाई स्टेज में ही एम्बेड कर दिए थे, शायद इंटरमीडिएटरीज जैसे नोर्टा तक पहुंचने से पहले। सवाल ये है कि क्या नोर्टा जैसे कंपनियों को डिलिबरेटली सेटअप किया गया था, एक डीपर प्लॉट में, कटआउट्स के रूप में? बल्गेरियन अथॉरिटीज़, खासकर एसएएनएस ने नोर्टा ग्लोबल को क्लियर कर दिया, यह कहते हुए कि बल्गेरिया में कोई पेजेस इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड या मेड नहीं किया गया। ताइवानीज ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि उनके शोर से यूरोप के लिए कोई लिथियम बैटरी या पेजेस नहीं निकले, जो उसकी भूमिका शायद फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल थी। एक वास्ट अनसीन मशीन का एक दांत चक्कर, ट्रू डिस्ट्रक्टिव पर्पस की नॉलेज के बिना। यह ऑपरेशन सितंबर 17, 2024 को अपने एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स पर पहुंचा। लगभग 3:30 PM लोकल टाइम पर एक कोडेड मैसेज, जिसे हिजबुल्लाह के लीडरशिप से अलर्ट के रूप में डिस्कस किया गया था, साथ ही सभी 5000 पेजेस को भेजा गया। इस मैसेज ने उन्हें रिपीटेडली बीप करने पर मजबूर किया, जिसे यूजर्स ने उन्हें चेक करने के लिए उठाया। एक्टिवेशन पर एम्बेडेड स्विच ने पैटर्न को ट्रिगर किया, जिसे छोटे लेकिन डिवास्टिंग एक्सप्लोशंस हुए। ब्लास्ट ने प्राइमरली हाथ, चेहरे और ग्रोइंस को घायल किया, क्योंकि यूजर्स अक्सर पेजर्स को बेल्ट पर या जेबों में रखते थे। कम से कम 12 लोग मरे, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे, और 2700 से ज़्यादा घायल हुए, जिससे लेबनीज हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए। अगले दिन सितंबर 18 को एक सेकेंड वेव ने वॉकी टॉकीज को निशाना बनाया, जिन्हें भी इसराइल ने रिग किया गया था, जिनमें 20 और लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। यह डिवाइसेस अब हम जानते हैं और भी पहले इन्फिल्ट्रेटेड किए जा चुके थे, जिन्हें मिड 2010 में सोचा गया था। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हिजबुल्लाह के अंदर केओस था। हमलों ने न सिर्फ फाइटर्स को फिजिकली मेमेड किया, बल्कि पैरालाइजिंग पैरानोया भी फैला दी। सदस्यों ने उपकरण फेंक दिए आगे के सबोटेज के डर से, और कम्युनिकेशन लाइन्स कट गई। इस विस्फोट का हसन नसरल्लाह पर गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा, वही फॉर्मिडेबल लीडर जिसने दशकों तक हिजबुल्लाह का मार्गदर्शन किया था। फॉर्मर मोसाद एजेंट्स के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग रूमर था कि कुछ पेजेस नसरल्लाह के अंडरग्राउंड बंकर में भी फटे थे, जिसे ठीक उसके बगल के ऑपरेटिव्स घायल हुए थे। इस फर्स्ट हैंड एक्सपोजर ने रिपीटेडली उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया।
19 सितंबर को एक टेलीविजन स्पीच में नसरुल्लाह स्पष्ट रूप से हिले हुए नजर आए। उनकी आंखों में हर झलक रही थी। एजेंट्स ने उन्हें ब्रोकन बताया, यह देखते हुए कि उनके फाइटर्स ने पहली बार अपना नेता को डगमगाते हुए देखा। इस पल को टिपिंग पॉइंट ऑफ द वार यानी युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा गया, जिससे मनोबल कम हुआ और हिजबुल्लाह की बाकी लीडरशिप रिग्रुप करने के लिए जल्दी व्यक्तिगत सलाह करने पर मजबूर हुई। हालांकि पेजेस में ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। हिजबुल्लाह ने उन्हें इसी वजह से चुना था ताकि सर्वेलेंस से बच सके। उनके विस्फोट ने इसराइल के एक्सिस्टिंग इंटेलिजेंस एडवांटेजेस को और बढ़ा दिया। इसराइल ने सालों से हिजबुल्लाह में गहरी घुसपैठ कर रही थी, ह्यूमन सोर्स रिक्रूट करके, कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करके और मूवमेंट्स पर मॉनिटरिंग करके। यह ह्यूमन नेटवर्क सिग्नल्स इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इसराइल को नसरल्लाह को ठिकाने को महीनों तक ट्रेस करने की अनुमति दी। पोस्ट पेजर्स काओस ने शायद कमजोरियों को और बढ़ाया। डिजिटल कम्युनिकेशन में रुकावट आने से नसरल्लाह जैसा नेता सपोजिटली सिक्योर बंकर में फेस टू फेस मीटिंग करने लगे। ईरानियन ऑफिशियल्स पेजर्स प्लस से अलार्म्ड होकर नसरल्लाह से ईरान भागने की आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपने इनर सर्कल्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर भरोसा किया, जो एक फैटल मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। पेजर्स की इस सफलता से हौसला पकड़कर जिसने 1500 हिजबुल्लाह फाइटर्स को एक्शन से बाहर कर दिया और अक्टूबर 7 के झटकों के बाद इसराइली मॉरल बूस्ट किया। इसराइल ने एस्केलेट दिया। 20 और 26 सितंबर के बीच एयर स्ट्राइक्स में इब्राहिम अकील, एलाइड रावदान फोर्स के कमांडर और 700 से ज़्यादा की फिगर्स मारे गए, जिससे लेबनान में सैकड़ों हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए। फिर सितंबर 27 को इंटेलिजेंस ने नसरल्लाह को पिन पॉइंट किया। वो बेरूट के दहीहन सबर में 60 फीट अंडरग्राउंड के कमांड सेंटर में थे, जहां वो सर्वाइविंग लीडर्स जिसमें अली कराकी और अब्बास शामिल था और उन लोग से मिल रहे थे। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू किया गया। F-15 जेट से 80 से ज़्यादा बॉम्ब्स, जिनमें यूएस सप्लाइड 2000 पाउंड बंकर ब्लास्टर शामिल थे। इस बैरेज ने ऊपर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को लेवल कर दिया, जिनमें नसरुल्लाह और कम से कम 32 अन्य लोग मारे और 195 घायल हुए। हिजबुल्लाह ने अगले ही दिन उनकी मौत की पुष्टि की, जो इस ग्रुप की स्थापना के बाद सबसे सीवियर ब्लो था। इस चेन ऑफ इवेंट्स में पेजर्स ऑपरेशन की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। यह एक डायरेक्ट लोकेटर नहीं था, बल्कि एक कैटलिस्ट था। ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना, पैनिक इंड्यूस करना और इसराइल की सुपीरियर इंटेलिजेंस के लिए क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना। नसरल्लाह के बेटे ने बाद में अपने पिता की उन आखिरी दिनों का रेज का जिक्र किया, जो पेजर्स के बिट्रॉयल से कंज्यूम्ड हुए थे। हिजबुल्लाह की प्रोफाउंड इन्फिल्ट्रेशन का प्रतीक था। स्ट्रैटेजिकली इस हमले ने ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया, हिजबुल्लाह को डिफेंसिव पोस्टर में लाया और इसराइल को बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जोर देने की अनुमति दी। जियोपॉलिटिकली नसरल्लाह की हत्या ने मिडिल ईस्ट को रिशेप कर दिया। हिजबुल्लाह रेसिलेंट होने के बावजूद आंतरिक गड़बड़ी का सामना कर रहा था, जिसमें हाशिम सैफुद्दीन चला रहे स्ट्राइक के बीच एक पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में उभरे। ईरान ने शोक मनाया, लेकिन डायरेक्ट एस्केलेशन से बचा, जबकि लेबनान गहरे क्राइसिस में डूब गया, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए और इकोनॉमिक स्ट्रेन्स ने सेक्टेरियन डिवाइड्स और बढ़ा दिया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के तहत ने इस ऑपरेशन को एक मॉरल बूस्ट बताया, जिससे नॉर्थर्न रेजिडेंट्स की रिटर्न इनेबल हुई। लेकिन क्रिटिक्स ने ब्लोबैक की चेतावनी दी, जिसमें पोटेंशियल फुल स्केल वार शामिल था। इंटरनेशनल रिएक्शंस अलग अलग थे। यूएस ने बॉम्ब्स सप्लाई करने के बावजूद खुद को डिस्टेंस रखा, जबकि यूएन ने सिविलियंस कैजुअलिटी को निंदा की। लीगल डिबेट शुरू हुए। कुछ लोग ने पेजर अटैक्स को इनोवेटिव वारफेयर माना, तो कुछ ने इनडिस्क्रिमिनेट हार्म के कारण इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन समझा। पीछे मुड़कर देखें तो पेजर्स, जिन्हें हिजबुल्लाह को अपनों विरोधियों की प्रेइंग आई से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। यह डिजिटल एज में असिमेट्रिक वारफेयर के खतरों को दर्शाते हैं, जहां धोखा डायरेक्ट फोर्स से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस को फायर पावर से ज़्यादा डिसिसिव बताता है, लेकिन यह कोलैटरल डैमेज और कॉम्पिटेंस और सिविलियंस के बीच की ब्लरिंग लाइंस पर गहरा एथिकल क्वेश्चंस भी उठाता है। जैसे जैसे यह क्षेत्र उबलता है, नसरुल्लाह की मौत और उस चतुर साजिश के पूरे परिणाम अभी भी सामने आना बाकी है। द डे द पेजर्स एक्सप्लोडेड।
मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। यह एक चिलिंग रिमाइंडर है कि सीमिंगली ऑब्सलेट डिवाइस को कितनी डिवास्टेटिंग इफेक्ट के वेपनाइज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल वारफेयर के ऐसे अनप्रेसिडेंटेड एक्ट से क्या लेसन सीखा जा सकता है? कैसे नेशंस एक इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेशन से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करेंगे? और यह हमें फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बताता है, जहां बैटलफील्ड्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बीच की सीमाएं मिटी जा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।